ठीक है। पर वही रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी उसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं दो। बेस्ट यही रहेगा कि तुम अभी ध्यान दो, तुमको जो भी डाउट्स आते हैं वो तुम चैट बॉक्स पे डालो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो मैं एज ए सीनियर तुमको वेब डेवलपमेंट का एकदम प्रैक्टिकल क्या आना चाहिए तुमको और कैसे एकदम फंक्शनिंग वेबसाइट मिनिमम नॉलेज के साथ बनाते आएंगी, ये मैं तुमको बताने के लिए ये वर्कशॉप ले रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको जो भी लगता है, जो माइक वगैरह ऑन करने की जरूरत नहीं है, जो भी है तुम चैट बॉक्स में डाल के मैं पढ़ूंगा सारे क्वेश्चंस और तुम्हारा जितना हो सके उतने सब इसके आंसर्स देने की क्वेश्चन का ट्राई करूंगा, ठीक है। और फिर एंड में तुमको और कोई ऐसा कोई टॉपिक लगता है वेब डेवलपमेंट का कि इसमें कैसे शुरू करना है, या फिर ये टॉपिक के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए, या फिर ये क्या रहता है इसके बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब भी तुम लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं जैसे टाइम मिलेगा वैसे 3 दिन में कभी ना कभी वो टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। और हाँ, तो जो भी मैं टेक्नोलॉजी तुमको अभी बताऊंगा या फिर जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, जो भी एप्लीकेशन अपन डेवलप करेंगे, वो सारे टेक्नोलॉजीज का जो जो पार्ट मैं बता रहा हूँ वो बहुत लिमिटेड पार्ट है, ठीक है। तो उसको छोड़ के और वो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत है ना, बहुत सारे। हर एक टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट रहती है, ये तुमको भी मालूम है। सब लोगों ने C++ पढ़ा है, बेसिक चीजें पढ़ के भी बहुत सारी चीजें उसमें करते आती है, पर उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें। तो कौन सी चीजें और एक्सप्लोर करना है, कौन सी चीजों में और क्या क्या रहता है, वो भी मैं जो नोट्स दूंगा उसमें सब रहेगा। तो तुमको वो सब यानी तुमको अगर खुद का और डेवलप करना होगा तो तुम उस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन शुरू करते हैं अपना मेन वर्कशॉप। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? चैट बॉक्स में डालते जाओ। प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको? ओके, तो अपन सर सबसे पहले शुरुआत करेंगे HTML से। ये पूरे कोर्स में अपन लोग बेसिक कुछ भी कवर नहीं करने वाले, ठीक है। बेसिक HTML CSS क्या रहता है ये सबको मालूम है, और नहीं भी मालूम होगा तो अनगिनत ट्यूटोरियल्स अवेलेबल रहते हैं नेट पे। और सब सिंटैक्स वगैरह तुमको HTML CSS का हर जगह मिल जाता है, ओके। और HTML CSS वही है, HTML CSS में कोई लॉजिक वाला पार्ट नहीं है, दे आर जस्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। तुम्हारा जो भी डेटा है वो फ्रंट एंड में कैसा दिखना चाहिए ये अपन डिस्क्राइब करते हैं, वो लैंग्वेज होती है अपनी HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये अब ब्राउजर में जो भी डेटा जाता है तो ब्राउजर कभी भी HTML को पार्स करता है और HTML पढ़ के उसको समझता है कि ठीक है, ये जो डेटा आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये मेरे को ब्राउजर पे कैसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो HTML में कुछ नए टर्म्स है जो ठीक स्टार्टिंग में नहीं मालूम रहते बहुत सारे लोगों को, तो वो मैं कवर करता हूँ अभी। बेसिकली पहला है लिंक टैग। लिंक टैग का सिंटैक्स ऐसा रहता है, अपन ऐसे दिखाते हैं। तो लिंक टैग काय के लिए यूज होता है कि कोई भी अपन को फाइल अटैच करनी है, कोई स्टाइल शीट अटैच करनी है, कोई CSS, जैसे अभी हम लोग यूजुअली कैसे करते हैं, अभी तक तुमने HTML पेजेस वगैरह बनाए होंगे तो उसी में ऊपर में एक स्टाइल टैग डालते हो और उसी में पूरा CSS वगैरह सब लिखते हो, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है अभी। प्रोफेशनली अपन क्या करते हैं, सब कंपोनेंट्स अपने अलग अलग होने चाहिए, HTML अलग होना चाहिए, CSS अलग होना चाहिए। फिर अपन CSS की एक फाइल बनाएंगे अलग से, उसमें पूरा जो है अपना CSS का कोडिंग रहेगा और वो अपन अपने HTML में इंक्लूड करेंगे लिंक टैग की मदद से, ठीक है। लिंक टैग के एट्रीब्यूट्स रहते हैं अलग अलग, उसमें जैसे रिलेशन है तो रिलेशन में ये बताना है कि ये जो अपन लिंक इंक्लूड कर रहे हैं ये फाइल में क्या है, स्टाइल शीट यानी ये CSS फाइल रहेगी, या फिर यहाँ पे अपन ने स्क्रिप्ट लिख दे यानी वो स्क्रिप्टिंग की फाइल रहेगी, या फिर यहाँ पे अपन ने कोई और सोर्स दे दिया तो उसको समझेगा कि वो ये जैसे jQuery है तो jQuery का स्क्रिप्ट का सोर्स दे दिया तो उसको समझेगा कि वो। एक मिनट, नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं OBS स्टूडियो से ऑन कर रहा था। गूगल गूगल मीट की रिकॉर्डिंग नहीं है वो, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी तुमको, उसका टेंशन मत लो तुम।
अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। ठीक है, तो लिंक टैग से बेसिकली अपन जो भी फाइल्स वगैरह अपन को एक्स्ट्रा के चाहिए वो अपन ऐड करते हैं अपने HTML फाइल में। फिर आता है एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट इन फॉर्म टैग। फॉर्म टैग सब लोगों ने यूज किए होंगे HTML में। बेसिक टैग है जो अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। पर अभी तक के क्या किया अपन ने, जब भी HTML पेजेस बनाए उसमें फॉर्म टैग वगैरह डाले और नीचे में सबमिट बटन तो डाले, पर वो सबमिट बटन दबाने के बाद होता क्या है, होता कुछ भी नहीं। वो डेटा किधर तो भी तो जाना चाहिए, और वो डेटा किधर भेजना है ये बताने के लिए अपन एक्शन और मेथड जो एट्रीब्यूट्स है फॉर्म टैग्स के अंदर वो यूज करते हैं। ठीक है, अभी एक्शन यानी एक्शन में अपन क्या बताते हैं कि सबमिट बटन दबाने के बाद क्या एक्शन लेना है। अभी ये जो कोड है ये PHP का कोड है। एक्शन में अपन ये बता रहे हैं कि जब सबमिट ये होगा, सबमिट बटन दबेगा, तब ये PHP का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी ये एग्जैक्टली ये कोड से क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट होता है मेथड। मेथड एट्रीब्यूट में अपन बताते हैं कि पोस्ट या फिर गेट। तो ये पोस्ट और गेट का क्या मीनिंग है ये भी अपन आगे जाके देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि अपन फॉर्म टैग में एक्शन और मेथड ये दोनों एट्रीब्यूट्स मेंशन करना जरूरी है, जिसके वजह से अपन वो फॉर्म सबमिट करने के बाद वो डेटा कहाँ जाएगा और किस किस तरीके से जाएगा, ये अपन एक्शन और मेथड ये दो एट्रीब्यूट्स यूज करके बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने स्क्रिप्टिंग टैग्स। स्क्रिप्टिंग टैग्स में अपन बहुत सारी जो चीजें हैं वो आजकल इनबिल्ट कोड में नहीं लिखते। जैसे बूटस्ट्रैप है या फिर अपन अपना कोई स्टाइल शीट्स है, वो अपन बहुत बार रेडीमेड यूज करते हैं, तो उसको अगर इंक्लूड करना होगा तो अपन स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। या फिर अपन ने भी खुद की कोई स्क्रिप्ट लिखी है बहुत लंबी, जो अपन को अपने HTML पेज के साथ जोड़ना है वगैरह, तो अपन स्क्रिप्ट टैग करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग में कुछ भी नहीं, सिर्फ स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज करना। उसमें सोर्स में जो है तुम्हारा जैसे ये जो है इसको CDN बोलते हैं। ठीक है, इस CDN का क्या काम रहता है, ये कैसे काम करते हैं, ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर जैसे ये jQuery करके एक टेक्नोलॉजी है, वो अपने स्क्रिप्ट वो अपने पेज में अगर इंक्लूड करना होगा तो अपन स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल्स टू इसका CDN देते हैं jQuery का, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ठीक है, तो ये HTML का हो गया ये। और जो भी मैं चीजें अपन यानी आप लोगों को बता रहा हूँ वो सब अपने इसके एप्लीकेशन के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ऑफ कोर्स HTML में अनगिनत टैग्स है और अनगिनत टैग्स के अनगिनत यूजेस है। वीडियोस कैसे डालना, और HTML5 में और अलग अलग एट्रीब्यूट्स आते हैं फॉर्म के, जिससे कि डेटा अलग अलग तरीके से पार्स होता है। तो वो सब चीजें आप लोगों को थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी अपन अपना सिर्फ एक ही गोल है कि अपन को PHP में एक वेब एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या क्या चीजें लगने वाली वो मैं अभी समझा रहा। नेक्स्ट आ जाता है अपना CSS। CSS में भी बेसिक सब लोगों को मालूम है CSS कैसे काम करता है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है, उसमें अपन जो जो डेटा है उसका स्टाइलिंग और एक मिनट। हाँ, वो जो भी लिमिटेड सीट्स 40 वाला जो है उसका अभी लेना देना नहीं है। तुम लोग अभी फिलहाल जो भी अटेंड करने के लिए आए हो सब अटेंड कर लो। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ सबकी, तो सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर ज्वाइन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो सुनने पे फोकस करो। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो CSS में अपना हाँ, CSS अपन यूज करते हैं बेसिकली स्टाइलिंग के लिए। स्टाइलिंग यानी कैसे, अभी HTML से अपन बताते हैं कि टेक्स्ट कहाँ दिखेगा, बीच में दिखेगा, साइड में दिखेगा, ऊपर नीचे दिखेगा, साइज उसका क्या दिखेगा। तो वो ही अपन उसका स्टाइलिंग वगैरह सब अपन CSS में करते हैं कि उसका कलर क्या रहेगा, उसकी अलाइनमेंट क्या रहेगी, उसका फॉन्ट साइज क्या रहेगा, वो किसके रिलेशन में कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये सब CSS तुम लोगों ने यूज भी किए होंगे, तुमको बेसिक कैसे डिफाइन करते क्या करते सब मालूम भी होगा। अभी अपन CSS के दो ये देखेंगे कि जैसे अपन कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स को अपन को सेम CSS देना रहता है। तो अपन हर एक एलिमेंट के लिए अलग से CSS लिखते बैठेंगे क्या? नहीं। तो अपन को उसके लिए दो चीजें यूज करते हैं अपन CSS में, एक रहता है क्लास और एक रहता है आईडी। क्लास ऐसा रहता है कि CSS में जो भी, जैसे अभी ये P है, ये P के पीछे में मैंने डॉट लगा दिया तो P मेरा क्लास बन गया CSS का। ठीक है, अभी मैं जो भी मेरे को डिफाइन करना है P के प्रॉपर्टीज वो मैं CSS में डिफाइन करूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर या फिर कलर रेड। उससे क्या हो जाएगा, अभी ये P क्लास को ये प्रॉपर्टीज मिल गई,
अभी मैं कोई भी HTML एलिमेंट में, अगर जैसे अभी ये स्टाइल है यहाँ पे बाजू में कोड में, यहाँ पे स्टाइल में मैंने इसको क्लास इक्वल्स टू p डाल दिया, ठीक है। तो क्लास इक्वल्स टू p डाल दिया तो क्या हो जाएगा कि स्टाइल एलिमेंट में जितने भी ये है, अभी ऑफ कोर्स स्टाइल अपना कोई एलिमेंट दिखता नहीं, रुक एक मिनट, अपन h1 में डालते हैं इसको। ठीक है, तो H1 में स्टाइल क्लास p डालने से क्या होगा कि वन में p में क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं कि टेक्स्ट अलाइन, सेंटर और कलर रेड। तो हेलो देयर जो भी है, जो भी पेज पे आएगा वो सेंटर पे आएगा और रेड कलर में आएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्लास हो गया p, वैसे ही एक है अपना नेक्स्ट id। आईडी अपन हैश से डिफाइन करते हैं, हैश पी, यानी ये पी नाम के आईडी को अपन ने ये प्रॉपर्टीज अलाइन कर दी। अभी आईडी और क्लास में फर्क ये है कि जैसे अभी मेरा H1 ऐसे H1 H2 H3 ऐसे मेरे पांच सपोज कर लो हेडिंग्स है, तो उसमें से आईडी सिर्फ किसी एक को ही असाइन होगा। आईडी यूनिक एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। और जब अपन क्लास बोलते हैं तो क्लास अपन मल्टीपल इसको दे सकते हैं। जैसे मेरे को होना है कि जितने भी मेरी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स मेरे सेंटर में होने चाहिए और रेड कलर के होने चाहिए, तो मैं क्लास यूज करूंगा, क्लास पी डिफाइन कर दूंगा और सब सब हेडिंग्स में क्लास इज इक्वल टू पी डाल दूंगा, तो सबको वो प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। वही अगर मेरा स्पेसिफिक एलिमेंट है कुछ, जैसे ये बॉडी को मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, आईडी कुछ भी दे सकते हैं, और वो मैंने यहाँ पे हैश करके डिफाइन किया, तो वो स्पेसिफिक सिर्फ आईडी 1 2 3 4 वाले बॉडी टैग को ही वो सब प्रॉपर्टीज लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना CSS में अपन जो भी अभी तक के अलाइनमेंट के वगैरह वैल्यूज देते आए हैं, कि जैसे मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स या फिर मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स, जो भी है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स, ये सब जो है अभी से नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अपन आजकल जो भी वेबसाइट्स बनती है, सब वेबसाइट्स अपन को रिस्पॉन्सिव होना रहता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यानी क्या, वो विंडो का साइज चेंज हो रहा है, विंडो छोटी बड़ी हो रही है, या फिर विंडो सपोज कर लो मोबाइल में दिख रही है, तो वो मोबाइल में भी वैसी ही दिखनी चाहिए जैसे कि अपनी डेस्कटॉप में दिखती है, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स अपने आप बराबर एडजस्ट होने चाहिए। अगर अपन ने साइज उसका फिक्स कर दिया कि 100 पिक्सल साइज है, तो वो जब अपन मोबाइल में देखेंगे या फिर उसको विंडो अपन छोटी करेंगे, तो वो 100 पिक्सल का साइज उतना का उतना ही रहेगा। तो फिर पूरा का पूरा फ्रंट पेज भर जाएगा वो एक ही हेडिंग से। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, EM और REM, ये दो यूनिट्स हैं, ठीक है। ये नए यूनिट्स है, वो अपन यूज करते हैं। अभी EM और REM में फर्क क्या है, जैसे ये देखो, अभी जैसे अभी ये मेरा HTML है, ठीक है, इसमें एक H1 नाम का एक एलिमेंट है अपना बॉडी के अंदर, और एक HTML टैग है, ठीक है। और ये स्टाइल टैग में मैंने बोल दिया कि HTML में फॉन्ट साइज 30 पिक्सल है, और बॉडी बॉडी के लिए मैंने डिफाइन कर दिया कि फॉन्ट साइज 10 पिक्सल है, ठीक है। और H1 के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ फॉन्ट साइज 1 REM, ठीक है। तो 1 REM का क्या मतलब होता है कि रिलेटिवली जो है उसका साइज जो है वो चेंज होगा। रिलेटिव काय के, तो रूट एलिमेंट के, REM यानी रूट, R यानी रूट, तो ऐसे याद रखो कि REM यानी रूट के रिलेटिव में उसका साइज चेंज होगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि फॉन्ट साइज 1 REM है, तो वो क्या करेगा कि HTML अपना रूट टैग है, HTML टैग के अंदर में सारे टैग्स भरे हुए, तो HTML टैग का फॉन्ट साइज है 30 पिक्सल, तो फिर H1 क्लास का ये हो जाएगा 1 REM लिखा है, इसलिए 1 × 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल ही उसका साइज रहेगा। वही अगर HTML का फॉन्ट साइज मैंने दे दिया, अगर मैंने H1 का फॉन्ट साइज दे दिया 2 REM, तो उसका HTML में साइज डिफाइंड है 30 px, तो H1 में जो भी अपन एलिमेंट डालेंगे उसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 60 px, ठीक है। और वही अगर REM के जगह मैंने EM यूज किया, तो EM यानी क्या रहता है, जो इमीडिएट जो पेरेंट है, तो इमीडिएट पेरेंट का साइज क्या है, उसके रिलेटिव में वो फॉन्ट साइज चेंज होता है। जैसे इसका H1 का इमीडिएट पेरेंट कौन सा है, बॉडी, तो अगर मैंने 1 EM दिया तो बॉडी का साइज क्या है, 10 पिक्सल्स, तो 10 × 1 फॉन्ट साइज H1 का 10 पिक्सल्स हो जाएगा। वही यहाँ पे 2 दिया तो 20 पिक्सल्स हो जाएगा, ठीक है। ये समझा सबको, CSS में कोई प्रॉब्लम है? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे।
कोई डाउट नहीं होगा तो चैट बॉक्स में नो डाउट डाल दो या फिर नो नो डाल दो, तो मेरे को समझेगा कुछ नहीं है करके, फिर मैं आगे बढ़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी सबसे मेन चीज अभी अच्छे से सब ध्यान देके सुनना कि HTML CSS अपन ने देख लिया कैसे रहता है, क्या क्या रहता है। पर जब भी अपन कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या फिर इंडस्ट्री में कभी जाते हैं, तो इतना हर एक हर एक हर एक जो है हर एक चीज का, हर एक एलिमेंट का पूरा स्क्रैच से HTML CSS लिखने का टाइम नहीं रहता किसी के पास। जैसे कोई अपने पास सपोज कर लो, अपन को थंबनेल ऐसा गैलरी बनाना है अपने एप्लीकेशन में, तो गैलरी के लिए CSS लिखने के लिए कितना टाइम लग जाता है, HTML और CSS कि उसका हर एक फोटो का अपन ये डालेंगे, कोड लिखेंगे, वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसकी मार्जिन क्या रहेगी, वो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उसको कैसे कैसे फॉन्ट साइज वगैरह देना पड़ेगा, वो सब अपन को फिगर आउट करना पड़ेगा। तो वो सब अवॉइड करने के लिए निकला बूटस्ट्रैप। अभी बूटस्ट्रैप जो है वो ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या है कि जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया ना स्टाइल शीट्स और इसके बारे में कि CSS अलग स्टाइल शीट में होना है, तो बूटस्ट्रैप समझ लो एक बहुत बड़ी स्टाइल शीट ही है। उसमें A to Z तुमको जो जो चीजें लग सकती है वो सब सारे चीजों का उसमें कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो तुमको क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे CSS में मेंशन किया था क्लास और आईडी के बारे में, तो वैसे CSS में क्लासेस डिफाइंड है, बहुत सारे अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग बटन्स के, वो अपन अभी देखेंगे। अलग अलग बटन्स के लिए, अलग अलग थंबनेल्स के लिए सब ऐसे क्लासेस डिफाइंड है। तो अपन को बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ उसका जो CDN है वो CDN अपने फाइल में इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे अपन ने देखे ये लिंक टैग और ये स्क्रिप्ट टैग में, ये देखो ये जो सोर्स में जो दिया हुआ है ये CDN है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो ये जो CDN है ये सिर्फ अपने इसमें इंक्लूड करना पड़ता है, और फिर उसके ऑटोमेटिक जितने भी क्लासेस हैं सब सब चीजें अपने HTML के साथ अपने आप अटैच हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं तुमको बूटस्ट्रैप का दिखाता हूँ एक बार। बूटस्ट्रैप के बहुत सारे वर्जन्स निकले हैं, अभी जो लेटेस्ट में शुरू है वो बूटस्ट्रैप 4 शुरू है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की ये ऐसी साइट रहती है, ठीक है। बूटस्ट्रैप में अभी तुम लोग यहाँ पे जाके कंपोनेंट्स में जाना, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स में तुमको दिखेगा कि हर टाइप के यहाँ पे देखो अलर्ट्स, एग्जांपल्स, लिंक कलर, इसके सब के ये ऐसे सब रेडीमेड सब टैग्स अवेलेबल रहते हैं। अभी ये टैग्स अपने इसमें इंक्लूड कैसे होंगे, गेटिंग स्टार्टेड में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे ये दिखेंगे, देखो जावास्क्रिप्ट के ये स्क्रिप्ट टैग्स है, इसको बूटस्ट्रैप CDN बोलते हैं। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो तीनों लिंक्स है ये कॉपी करके अपने जो HTML पेज के सबसे हेड में डाल देना है या फिर सबसे नीचे डाल देना है। ये एक बार अगर अपन ने डाल दिया तो बस तुम्हारे इसमें बूटस्ट्रैप आ गया। कोई चीज डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, कोई कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता, कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल है बूटस्ट्रैप यूज करना। और उसके फायदे इतने ज्यादा रहते हैं कि जैसे देखो अभी सपोज कर लो मेरे को चाहिए जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन अगर तुमको मालूम नहीं होगा तो जैसे साइट पे आते बराबर जो सबसे बड़ा दिखता है, ये देखो जैसे ये हेलो वर्ल्ड का ये जंबोट्रॉन है इतना बड़ा विद बटन एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए क्या करता मैं कि बूटस्ट्रैप पे जाता, जंबोट्रॉन सर्च करता, और ये जो इतना वो जो पूरा कोड है वो अपन को सिर्फ कॉपी करके अपने इसमें पेस्ट करना है। फिर इसमें अपन को जो जो यहाँ पे चेंजेस लग रहे हैं कि जैसे अपने वेबसाइट के हिसाब से जैसे हेलो वर्ल्ड के जगह पे वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप, वो सिर्फ अपन को ये कोड में चेंज करना है, तो वो अपने आप वो चेंजेस इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ड्रैग एंड ड्रॉप एक अपन को फीचर प्रोवाइड करता है जिसके मदद से अपन को फास्ट डेवलपमेंट करते आते हैं। जैसे ये जंबोट्रॉन के टाइप ये बटन ग्रुप्स हो गया, एक मिनट, जैसे ये बटन है लेफ्ट मिडल राइट, ठीक है। अभी जैसे मैं हर एक तुम लोग अगर सिर्फ HTML में सादे बटन्स लिखते हो, तो सादा बटन टैग जब यूज करते हो तो कैसा ऐसा छोटा सा गंदा सा बटन आता है कि उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, व्हाइट कलर का रहता है और ब्लैक कलर का उसके ऊपर स्टैंडर्ड टेक्स्ट रहता है। तो उसके जगह अगर ये ऐसे टाइप के बटन यूज करना होगा जो ग्रे है और उसके ऊपर मैं होवर कर रहा तो वो डार्क ग्रे हो रहे,
ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद उसको प्रेस करने का एनिमेशन आ रहा, या फिर ऐसा पूरा ये बनाना है कैरोसेल। जैसे मैंने इमेज गैलरी की बात की थी, तो उसमें कैरोसेल यूज करते हैं अपन की। देख, जैसे आजकल बहुत सारे साइट्स पे रहता है कि साइट्स आते बराबर उसके ऊपर ऐसे एक फोटोज की गैलरी ऊपर में स्लाइड होते रहती है एक एक करके। तो उसके लिए ये पूरा कैरोसेल का इतना सा कोड है, वो अपन को सिर्फ यहाँ से उठाना है और उधर डालना है अपने HTML पेज में। और अगर वो तीनों लिंक्स अपने इसमें इंक्लूडेड होंगी तो अपना कोड अपने आप काम करने लग जाएगा। ठीक है, अभी ये बूटस्ट्रैप का मैंने बताया, इसमें बूटस्ट्रैप की इसमें किसी को डाउट है कुछ कि क्या है, नहीं समझा है कुछ एक्चुअल में क्या है, कैसे यूज करना है कुछ? नो डाउट, ओके। सिर्फ नीलय कर रहा है क्या, बाकी सब देखने रहे क्या? सिर्फ नो 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 डाल दो, मैं समझ। ठीक है। ठीक है, तो अभी बूटस्ट्रैप के बाद अभी अपन आ जाते हैं मेन अपने वेब एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो अभी जो अपन को वेब एप्लीकेशन बनाना है, उसमें अपन कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है वेब एप्लीकेशन, उसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन में मेन 3 पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, एक रहता है अपना फ्रंट एंड, बैक एंड, और एक रहता है अपना डेटाबेस। ठीक है, अभी अ, जो भी तुम वेब एप्लीकेशन के ये देखोगे, लोग बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, एंगुलर यूज करते हैं, फिर पाइथन में अगर किसी ने सुना होगा तो डिजेंगो यूज करते हैं लोग, और फ्लास्क यूज करते हैं। जो भी बड़े बड़े नाम है उसमें सब चीजों में होता यही है, यही सब 3 चीज होती है। तीनों चीजों में जैसे फ्रंट एंड रहता है, बैक एंड रहता है, डेटाबेस रहता है। ये 3 में जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है वो चेंज होते रहते हैं। सिर्फ फ्रंट एंड में HTML CSS बूटस्ट्रैप ये सबका कॉमन रहता है। बैकएंड में जैसे अभी अपन आज PHP में करने वाले पूरा, बैकएंड में कोई कभी पाइथन आता है, कभी जावा आता है, कभी कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है, जावास्क्रिप्ट से करते हैं बहुत सारे लोग। और डेटाबेस में अभी जैसे अपन MySQL यूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस में कुछ अलग आ जाएगा, जैसे MongoDB आ जाएगा, पोस्टग्रे आ जाएगा, ओरेकल डेटाबेस आ जाएगा। तो टेम्पलेट यही रहता है। तो अगर तुम अभी अच्छे से समझ लोगे कि एग्जैक्टली होता क्या है वेब एप्लीकेशन में, उसका मेन फ्रेमवर्क कैसे रहता है और कैसे कैसे चीजें इंटरेक्ट करती है, तो तुमको बाकी टेक्नोलॉजीज में भी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सिर्फ सिंटैक्स देखने की देरी रहेंगी। तुम लोग सिंटैक्स देख लोगे तो तुमको समझ जाएगा कि कैसे बनाना है और क्या करना है, क्योंकि तुमको प्रोसेस मालूम रहेगी कि अंदर में क्या हो रहा है और मेरे को कौन सा कोड यहाँ पे लिखने की जरूरत है, ये तुमको मालूम रहेगा। ठीक है, तो अभी वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है, अभी जैसे ये बैकएंड को मैंने सर्वर पे लिया है, क्योंकि बैकएंड अपना PHP में है। ठीक है, तो PHP जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। अभी सर्वर क्या है, सर्वर अपना बेसिकली एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, वो कंप्यूटर पे जो भी अपन ने एप्लीकेशन बनाया है उसका एक कॉपी हमेशा चलते रहता है, और वो उसमें वो हमेशा लिसन करते रहता है कोई भी रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, जैसे अभी अपना फ्रंट एंड है अपना पूरा HTML CSS में, उसमें अपन ने अभी डिस्कस किए थे ऊपर में फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, HTML फॉर्म टैग का मैंने आपको बताया था एक्शन, और उसमें मेथड दिया था, देखो पोस्ट, यहाँ पे मेथड में पोस्ट दिया हुआ है। तो ये जो मेथड है वो 2 टाइप के रहते हैं, एक तो पोस्ट, नहीं तो गेट। और ये जो मेथड है वो एक्चुअली क्या है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो जब भी अपन फॉर्म सबमिट करते हैं तो अपन एक तो गेट मेथड रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं तो पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेथड रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अपन सर्वर से कुछ तो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गेट यानी क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपन कुछ तो भी सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मेरा इन्वेंट्री है, ठीक है, मेरा डेटाबेस में 10-15 प्रोडक्ट्स है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस चाहिए जो 20 रुपीज से कम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्वर को गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा, क्योंकि मेरे को सर्वर से डेटा चाहिए। मेरा सर्वर पे डेटाबेस स्टोर्ड है, देखो ये MySQL, तो उसमें पूरा डेटा स्टोर्ड है, तो वो डेटा मेरे को अगर चाहिए तो मैं सिर्फ बोलूंगा कि मेरे को जो गेट गेट रिक्वेस्ट में मैं मेरा डेटा भेजूंगा। वही पोस्ट में क्या होता है, जैसे अभी अपन जो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो रहती है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या रिक्वेस्ट करते हैं अपन कि अपन को डेटा कुछ तो भी डंप करना है। ठीक है,
तो डेटा डंप यानी क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तुमने अभी ये सेमिनार ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, तो वो क्या हुआ, उसमें तुम लोगों ने फॉर्म भरे और सबमिट किए, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट गई गूगल के सर्वर पे तुम्हारे पूरे डेटा के साथ कि ये पूरा जो है, ये पूरा डेटा हमको तुम्हारे सर्वर में डालना है, तो पोस्ट करना है तुम्हारे सर्वर में। तो वो रिक्वेस्ट ऐसी बैकएंड के पास पहुंचती है, ठीक है। जो गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, दोनों बैकएंड के पास पहुंचते हैं। अभी बैकएंड का क्या काम है कि वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, कि उसमें अगर कुछ क्वेरी है, कुछ डेटा है, तो यानी जो रिक्वेस्ट आ रही है फ्रंट एंड के तरफ से, उसमें करना क्या है, डेटा मेरे को डेटाबेस में डालना है कि डेटाबेस से निकालना है, उसके हिसाब से अपन पीएचपी में पूरी कोडिंग करते हैं। वो वो पीएचपी कनेक्टेड रहता है डेटाबेस के साथ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं। वो सब तुमको आगे के सेशंस में वो भी पता चलेगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह अपन कैसे सब लिखते हैं और कैसे पीएचपी और डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है। तो पीएचपी क्या करता है, सिर्फ मीडिएटर का काम करता है। वो देखता है कि यूजर को क्या चाहिए आगे के साइड से, उसको वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर उसको कौन सा डेटा डालना है, उसको अगर डेटा निकालना होगा तो वो डेटाबेस से वो डेटा निकाल देता है, और अगर डेटा डालना होगा तो वो डेटाबेस में वो डेटा डाल देता है। अभी जो निकला हुआ डेटा है वो अभी यूजर को तो दिखना चाहिए, तो वो जो डेटा अपने पास आता है वो रिस्पॉन्स से आता है। सर्वर से जब रिस्पॉन्स आता है, देखो जब भी बहुत बार अगर नेट का वगैरह कुछ एरर हो गया तो लिख के आता कि सर्वर कोई साइट खुल नहीं रही होंगी, और तुमने वहां पे एरर क्या आता, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग यानी क्या हो रहा है, सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तुम लोगों ने रिक्वेस्ट तो भेजे कि मेरे को ये साइट देखना है और मेरे को ये साइट दिखाओ करके, पर सर्वर से वो साइट का एचटीएमएल ही नहीं आ रहा, तो तुमको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, तो सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर आता है। तो ऐसे अपन रिक्वेस्ट भेजते हैं, पीएचपी जो भी बैकएंड है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है, और उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स तैयार करके तुमको वापस भेजता है। जो रिस्पॉन्स आता है वो भी HTML CSS के फॉर्म में ही रहता है, जिससे कि जो ब्राउजर में पहुंचता है अपने, और वो ब्राउजर HTML CSS रीड करके अपन को जो भी रिस्पॉन्स है वो दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो इसमें कोई डाउट है अभी वेब एप्लीकेशन के कैसे काम करते हैं, वेब एप्लीकेशन रहती क्या चीज है, यानी एक्चुअल में क्या होता है वेब एप्लीकेशन में। अभी अपन इसका हर एक एक पार्ट में देखेंगे क्या क्या होता है, पीएचपी में क्या होता है, फ्रंट एंड में क्या होता है, डेटाबेस में क्या होता है, कैसे कनेक्शन करना, वो सब अपन एक एक अभी डिटेल में देखेंगे। और ओवरऑल ऊपर ऊपर में तुमको समझा गया कि एग्जैक्ट क्या रहता है वेब एप्लीकेशन। तुम लोग नेट पे वगैरह जो भी चीज यूज करते हो वो आखिरी में वेब एप्लीकेशन ही है, आ जाके गूगल बोलो या फिर कोई भी दूसरी साइट बोलो, है सब वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, और किसी को कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस भी डाल के रख देते जाओ, जैसे ही मैं देखूंगा तब मैं ये करता डिस्क्राइब करता। अच्छा, एमवीसी एमवीटी एक्सप्लेन कर दो। एमवीसी एमवीटी अपन एंडिंग में अगर टाइम बचा तो बता दो फिर, ठीक है, क्योंकि अभी कैसे एमवीसी एमवीटी थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, थोड़ा पहले वो लेवल तक पहुंचा देते सब लोगों को मिले, फिर वो एमवीसी एमवीटी डिस्कस करते, ठीक है। पहले अपना अपन को बहुत बेसिक वेब एप्लीकेशन सिर्फ बनाना है, उसके बाद एमवीसी एमवीटी देखते हैं। अभी नेक्स्ट है अपना पीएचपी। ठीक है, पीएचपी में मैक्सिमम पूरी पीएचपी लैंग्वेज जो है सी सी प्लस प्लस समान है, ठीक है। उसमें सिर्फ थोड़े से चेंजेस है, अलग अलग देखना पड़ता है। बाकी जो भी तुमने सी सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे, इफ लूप और लूप, सॉरी इफ एंड और अपने जो भी ऑपरेटर्स है वो सब, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, सबका सब सिंटैक्स पूरा सी का जो है वैसे ही पीएचपी का रहता है। सिर्फ पीएचपी में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस क्या, तो पीएचपी में जो भी अपना पीएचपी का कोड रहता है वो रहता है एचटीएमएल फाइल के अंदर ही है, ठीक है। और वो फाइल को अपन रीनेम कर देते हैं एचटीएमएल के जगह डॉट पीएचपी से, ठीक है। तो सादी अपनी एचटीएमएल की फाइल है, उसमें अपन ने पीएचपी का कोड लिखते हैं अपन ये इसके अंदर, ठीक है। ये जो सिंटैक्स दिख रहा कि लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, ये जो दो है क्या बोलते हैं, दो अपना एक्सप्रेशन है, इसके बीच में अपना पूरा पीएचपी का कोड रहता है। अब ये एक्सप्रेशन अपन एचटीएमएल फाइल के अंदर किधर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे ही तुम्हारी साइट लोड होती है, जब भी वो डॉट पीएचपी फाइल तुम लोग खोलोगे तो वो खुलते बराबर पहले पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करना होगा तो उसके भी अलग अलग से कोड आता है उसका पीएचपी का, वो अपन आगे देखेंगे। मेनली अभी पीएचपी में और सी में डिफरेंसेस क्या है कि पीएचपी में डेटा टाइप्स नहीं रहते, ठीक है।
यानी रहते हैं पर सब इंटरनली रहते हैं, जो इंटीजर, स्ट्रिंग और जो भी है अपना फ्लोट वेरिएबल जो भी है वो सब इंटरनली होता है, तो उनको एक्सटर्नली कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ता। उसमें अगर तुमको वेरिएबल वेरिएबल डिफाइन भी नहीं करना पड़ता पीएचपी में कि ये आई मेरा इंटीजर वेरिएबल है या फिर एम मेरा इंटीजर वेरिएबल है। सिर्फ डायरेक्ट वेरिएबल यूज करने के लिए क्या करना है, डॉलर साइन यूज करना वेरिएबल के पहले, वेरिएबल नेम के पहले, और डायरेक्ट वो वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉलर साइन इसका मैं कोड दिखाता हूँ तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझेगा। और फिर नेक्स्ट है एको। एको जैसे अपना सी सी प्लस प्लस में प्रिंट रहता है, प्रिंट एफ स्कैनएफ रहता है, वैसे पीएचपी में प्रिंट एफ स्कैनएफ नहीं रहता, क्योंकि पीएचपी एक बैकएंड अपनी लैंग्वेज है, बैकएंड में जो काम करती है, तो उसको प्रिंट एफ स्कैनएफ की जरूरत नहीं है। उसको जो भी डेटा चाहिए वो गेट सीएच से आएगा, तो वो कैसे लेना वो भी अपन देखेंगे। और कोई डेटा अगर उसको एचटीएमएल पेज पे डालना है तो अपन एको यूज करेंगे। ठीक है, अभी एको मैंने एनीथिंग क्यों लिखा है, क्योंकि एको के अंदर तुम जो भी डालोगे वो ब्राउजर उसको एज अ एचटीएमएल ही पास करेगा। जैसे तुमने अगर सिर्फ एको एनीथिंग डाला तो ब्राउजर में एको सिर्फ एनीथिंग लिख के आएगा। ठीक है, वही अगर तुमने एको और एनीथिंग को H1 टैग्स के अंदर डाला, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एनीथिंग को डाल देता हूँ H1 टैग्स के अंदर, तो जब ये ब्राउजर में जब ये कोड रन होगा तब वो ये जो एनीथिंग को जो है वो एज ए हेडिंग डिस्प्ले करेगा। यानी तुम लोग HTML जो टैग्स है उसका भी यूज कर सकते हो एको के अंदर। ठीक है, तो अभी अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पीएचपी में फंक्शंस वगैरह भी सब सेम रहते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स अलग रहता है, बाकी काम करने का तरीका सेम ही है। सिर्फ फंक्शन, फंक्शन नेम ब्रैकेट, और फिर उसके बाद जो भी अपना फंक्शन है वो ब्रैकेट्स के अंदर, और उसको कॉल करने के लिए डायरेक्ट फंक्शन नेम डबल ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। काम करने का तरीका पूरा सी समान ही है, सिर्फ सिंटैक्स अलग है। ठीक है, W3 Schools का ये पीएचपी वाला एडिटर। ठीक है, अभी जो पीएचपी जो है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो नहीं बोले तभी भी यानी भले ही अपन उसको एचटीएमएल फाइल के अंदर लिखते होंगे, तभी भी पीएचपी फाइल अपने कंप्यूटर पे रन नहीं होती। तुम पीएचपी को रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते कि जिससे कि तुम्हारी पीएचपी फाइल तुम्हारे कंप्यूटर पे रन हो जाएंगी। उसकी पीएचपी को रन करने के लिए अपन को चाहिए सर्वर। वो सर्वर तुम्हारा कोई वेबसाइट का भी सर्वर हो सकता है, तुम जिस पे अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे वो सर्वर हो सकता है, या फिर तुम्हारा लोकल सर्वर हो सकता है। तो लोकल सर्वर कैसे शुरू करना और उसको कैसे इंस्टॉल करना और उसके ऊपर कैसे पीएचपी रन करना, ये अपन आगे देखेंगे। पहले अभी अपन W3 स्कूल सबको मालूम होगा, W3 स्कूल वेब डेवलपमेंट के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह देता है। तो उन लोगों का एक सर्वर है जिसके ऊपर वो लोग पीएचपी अपन को रन करने देते हैं। जैसे ऑनलाइन रन करके देखना है अपन को कि पीएचपी का कोड कैसे रन होगा, तो अपन उसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो फाइल है, ये फाइल जहाँ का भी इन लोगों के सर्वर पे स्टोर होंगी वो एज अ डॉट पीएचपी फाइल स्टोर होंगी। ठीक है, तो है देखो फाइल पूरी दिख रही है, एचटीएमएल समान ही है, सिर्फ उसमें चेंज ये है कि उसमें अपन ने ये कोटे ये एक्सप्रेशन के अंदर में अपन ने पीएचपी का कोड लिखे हुए हैं। तो और ये राइट साइड में जो दिख रहा है वो सपोज कर लो तुम्हारी ब्राउजर की विंडो है। ठीक है, इसको जब अपन रन करेंगे तब ये देखो ये रिस्पॉन्स आया। क्योंकि ये रिस्पॉन्स क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा, अभी देखो ये मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, इसको मैंने ये कुछ भी नहीं बताया कि ये स्ट्रिंग है कि क्या है, मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। मैंने सिर्फ बोला $txt, तो txt मेरा वेरिएबल हो गया। $txt इज इक्वल टू पीएचपी। ठीक है, अभी txt में पीएचपी वैल्यू है, और देखो सिंटैक्स वगैरह पूरा सी समान है, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन वगैरह। और फिर एको में मैंने दिया आई लव, और फिर इसके जगह यानी $txt दिया, यानी उसको समझ जाता है कि ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल को वो वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो आई लव $txt डाला तो आई लव पीएचपी लिख के आया। अभी जो जो चीज तुम लोग इमेजिन कर सकते हैं सी में, वो सब पूरा पीएचपी में होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे इफ कंडीशन डाल दूंगा कि इफ $txt इक्वल्स टू
PHP फिर ब्रैकेट के अंदर echo I love PHP else echo I hate everything। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे $txt की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ph कर देते सिर्फ PHP के जगह। तो देखो if else का पूरा सिंटैक्स पूरा इसके समान ही है, सी के समान अपन जो यूजुअली यूज करते हैं। अभी इसको रन करेंगे तो देखो I love PHP के जगह पे I hate everything आया, क्योंकि अपन ने txt का ये चेंज कर दिया वैल्यू। ठीक है, सबको समझा। अभी ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल कैसे अपन डिफाइन, कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। बाकी जो भी कोड है तुमको if else ट्राई करके देखना है, फॉर लूप ट्राई करके देखना है। ये जो इसका तुम लोग गूगल भी कर सकते हो, PHP ट्राइड एडिटर W3 स्कूल्स का, या फिर मैं नोट्स दूंगा उसमें इसके लिंक भी दे दूंगा। तो तुमको जो भी ट्राई करना है PHP वो तुम इस पे भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर मैं बाद में तो तुमको बताऊंगा कि लोकल सर्वर वगैरह कैसे सब शुरू करना पड़ता है वगैरह। ठीक है, तो PHP समझा सबको? PHP में कोई डाउट है कि एग्जैक्टली क्या है PHP और क्यों यूज कर रहे हैं? ये जैसे अभी जो मैंने जो चीजें तुमको समझा है PHP के बारे में, ये बहुत बेसिक चीजें थी। ठीक है, अभी अपन जब जब अपन कल और कल परसों में जब वेब एप्लीकेशन बनाएंगे एक्चुअल में, तब PHP बहुत हाई लेवल में यूज होगा उसके ऊपर। ठीक है, उसमें एक एक लाइन का क्या क्या मतलब है वो सब में जब अपन एप्लीकेशन बनाएंगे तब मैं उसमें समझा दूंगा। अभी से क्योंकि सब चीजें मैं तुमको एक एक चीज समझाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों यूज कर रहे हैं और इसका यूज क्या है। वो जब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तुमको समझाऊंगा तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा वो। अभी फिलहाल जो मैंने बेसिक समझा है PHP वो सबको समझ गया होगा, तो यस बोल दो चैट में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आ गया अभी PHP हो गया। देखो अपन ने फ्रंट का देख लिया सब कि फ्रंट में क्या हो रहा है, फ्रंट एंड पे देख लिए, HTML CSS देख लिए। फिर बैक एंड का देख लिया अपन ने, क्या रहता है PHP रहता है, कैसे रहता है देख लिए। अभी नेक्स्ट आता है SQL। ठीक है, SQL अभी जब अपन डेटा के साथ खेलते हैं, डेटा यूज करते हैं, तब अपन तुम लोगों को वैसे अभी सेकेंड ईयर वालों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सब्जेक्ट भी होगा। तो वो अभी तुम्हारा कितना हुआ है मालूम नहीं, पर मैं अभी बेसिक सिर्फ अपन को लगता उतना मैं तुमको समझा देता MySQL। ठीक है, तो डेटाबेस यूजुअली बहुत लार्ज स्केल पे डेटा को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। अभी तुम लोग जो भी वेबसाइट्स बनाओगे वो भले ही उतने लार्ज स्केल पे डेटा को हैंडल नहीं करते, पर फिर भी अपन को कैसे काम करता है, क्या करना है, वो सब मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब अपन इंडस्ट्री में जाएंगे और इंडस्ट्री में कुछ जो भी डेवलपमेंट वर्क होता है वो कभी भी डेटाबेस को लेके होता है। वहाँ पे एक्सेल शीट्स बोलो या फिर दूसरे तरीके हैं डेटा मैनेजमेंट के, वो कभी यूज नहीं होते। ठीक है, अभी डेटाबेस अपना ठीक है, बहुत बढ़िया ऑप्टिमाइज अपन ने डेटाबेस बना लिया, उसमें पूरा डेटा वगैरह सब डाल दिया। अभी वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपन को कोई टाइप की लैंग्वेज लगेंगी। ठीक है, C++ डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो वो जो लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती है वो है अपनी SQL, वो सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी यानी क्या? क्वेरी यानी क्वेश्चन। अपन सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, यानी क्या, अपन सीक्वेंशियली वो डेटाबेस को क्वेश्चन करते हैं कि तेरे पास ये डेटा है क्या, मेरे को ये नाम का ये डेटा दे। तो वो उस क्वेरी के हिसाब से वो अपन को डेटा रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, अभी जो MySQL, अभी जो अपन अपन जो डेटाबेस यूज करेंगे उस अपने इसमें वो है रहेगा MySQL। अलग अलग टाइप के डेटाबेस आते हैं, नो जिसमें SQL नहीं यूज होता ऐसे टाइप के भी डेटाबेस आते हैं, MongoDB वगैरह। पर वो सब एकदम बात की बात है। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे MySQL। अभी MySQL की जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसिक वाले बताए हो, कैर, वैरकैर और नंबर। ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स में क्या होता है, कैर यानी स्ट्रिंग रहती है और वैरकैर यानी भी स्ट्रिंग ही रहती है। पर कैर और वैरकैर में फर्क ये है कि वैरकैर यानी वेरिएबल कैरेक्टर। जैसे अगर मैंने 50 अगर मैंने कैर कैर 50 डिक्लेयर कर दिया, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो भी वो कॉलम में जो भी डेटा रहेगा वो मेरा 50 कैरेक्टर्स का रहेगा। तो अगर मैंने फिर उसमें 10 कैरेक्टर्स का ही डेटा डाला ना, तभी भी वो मेमोरी में 50 कैरेक्टर की जगह स्टोर करके रखेगा उसके लिए।
और सिर्फ 10 ही कैरेक्टर डालेगा उसमें, तो बची हुई जगह वेस्ट जाएगी। और varchar में वैसा नहीं होता। varchar अगर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, कॉलम को डिक्लेयर किया, तो उसमें जो भी जितना डेटा जाएगा वो सिर्फ उतनी जगह उसके लिए रिजर्व करता है डेटाबेस में। और नंबर यानी अपना सादा इंटीजर, जो भी है इंटीजर, फ्लोट नंबर वगैरह, वो सब नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अभी ये सब डेटा टाइप्स को यूज कैसे करना है ये भी अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले अपन को टेबल बनाना पड़ेगा। डेटा डालने के लिए अपन को टेबल बनाना पड़ेगा पहले एसक्यूएल में। तो एसक्यूएल बनाने के लिए एसक्यूएल में अलग अलग टाइप्स के ये रहते हैं, क्वेरी लैंग्वेजेस रहते हैं, डीएमएल, टीएमएल, वो अलग अलग उसके ये रहते हैं। वो उतना टेक्निकल में अपन को घुसने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अपने एप्लीकेशन के हिसाब से अपन को अगर अभी एसक्यूएल यूज करना है, तो सबसे पहले अपन को क्या लगेगा कि अपन को टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्वेरीज रहती है। स्ट्रक्चर यानी जो डेटा से रिलेटेड नहीं रहती, जो पहले टेबल बनाने के लिए जो लगती है, वो उन क्वेरीज को अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरीज। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी स्ट्रक्चर क्वेरीज अपन देखेंगे। एक क्रिएट टेबल, अपन को टेबल पहले बनाना पड़ेगा, तो उसका सिंटैक्स कैसे रहता है, क्रिएट टेबल। और हाँ, तो ये अभी तुम ये भी सोच सकते हैं कि ये सब डालेंगे किधर एसक्यूएल का। तो जब अपन MySQL इंस्टॉल करते हैं, तब एसक्यूएल का एक टर्मिनल भी आता है, तो अपन उसमें भी डाल सकते हैं ये सब चीजें। नहीं तो मैं नेक्स्ट तुमको जैम्प करके एक सॉफ्टवेयर है, वो भी आगे 1-2 मिनट में बताता, तो उसको यूज करके अपन देखेंगे कि ये क्वेरीज कहाँ डालना और उसका इफेक्ट कैसे होता है, वो सब देखेंगे अपन। ठीक है, तो मेन बेसिक क्वेरी क्या रहती है, जैसे अभी क्रिएट टेबल करना है, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो भी तुमको नाम देना है, और ब्रैकेट में फिर सारे कॉलम्स को डिस्क्राइब करना है अपन को। कॉलम 1 क्या रहेगा, कॉलम 2 क्या रहेगा, कॉलम 3 क्या रहेगा, और उसके आगे में स्पेस देके उसका डेटा टाइप बताना है। ठीक है, और सारे कॉलम्स कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे। तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे अभी मेरे को पर्सन्स नाम का टेबल बनाना है। ठीक है, तो पर्सन्स नाम का टेबल में कैसे बनाऊंगा, क्रिएट टेबल पर्सन्स, ब्रैकेट में, फिर उसमें मेरे कॉलम रहने वाले पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी। ठीक है, अभी पर्सन आईडी मैंने इंट मेंशन कर दिया, और इंट यानी कि अभी पर्सन आईडी यानी कोई तो भी आईडी रहेगी, तो वो मेरी इंटीजर फॉर्म में रहेगी, तो उसके सामने अपन ये मेंशन कर देते हैं इंट। तो इंट, ठीक है, इंट अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल नंबर देखो। पर्सन आईडी नंबर 10 यानी मैं क्या बता रहा हूँ, ब्रैकेट यानी जो डेटा टाइप है उसके सामने ब्रैकेट में जो भी मेंशन किया हुआ है, उसका मीनिंग क्या रहता है कि उसको कितने डिजिट्स असाइन करना है। जैसे नंबर 10 यानी पर्सन आईडी 10 डिजिट्स तक का नंबर ये कर सकती, स्टोर कर सकती, यानी पर्सन आईडी में 0 से लेके 9999999999 10 डिजिट्स तक स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो अपन बेसिकली उसको साइज बता रहे कि कितना साइज। लास्ट नेम varchar 255 यानी 255 कैरेक्टर्स लास्ट नेम नाम के कॉलम में जा सकते हैं। फर्स्ट नेम varchar 255 सेम, एड्रेस varchar 255 सेम, बाकी सब सेम। ठीक है, तो जब क्रिएट करते हैं टेबल तब अपन ऐसी क्वेरी डालते हैं। तो इसको जब अपन क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तब एसक्यूएल में क्या होगा, पर्सन्स नाम का टेबल बनेगा, उसमें अपने जो 5 कॉलम्स है वो कॉलम्स आएंगे, और वो कॉलम्स के डेटा टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर varchar। तो अगर वो डेटा टाइप का उसमें अपन ने एंटर नहीं किया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी ये टेबल तो बन गया अपना, इसमें अभी वैल्यूज कैसे डालेंगे, तो वैल्यूज डालने के लिए रहती है इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, वो अपन कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्पेस वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, जितने भी अपने वैल्यूज, जितने भी कॉलम्स है उतने। तो जैसे अपन ने ये टेबल क्रिएट किया पर्सन, उसमें अगर मेरे को डेटा डालना है, तो वो डेटा कैसे डालेंगे अपन, इंसर्ट इनटू पर्सन्स टेबल नेम, क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज। और जैसे ये जो हर एक इंसर्ट क्वेरी के साथ एक एक रो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज 1 जो पर्सन आइडिया वो, कॉमा जोशी, कॉमा राम जो लास्ट नेम फर्स्ट नेम, कॉमा रामनगर उसका एड्रेस, कॉमा सिटी पुणे। ठीक है, तो ये रो एक एक क्वेरी जब अपन एग्जीक्यूट करेंगे, तब ये एक एक रो ऐड होंगी। ये अपन अभी एग्जैक्ट कैसा हो रहा है वो भी अपन देखेंगे, यानी तुम्हारा जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो भी चले जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे ये हो गया, अभी ये हो गया पूरा अपना टेबल बनाने की क्वेरीज हो गई। ठीक है, इससे अपना टेबल एक बार का बन गया। जैसे अभी मैंने सपोज कर लो, जैसे ये एक इंसर्ट क्वेरी लिखे है, वैसे मैंने यहाँ पे 10-15 और क्वेरीज डाल दी, और एक 10-15 लोगों का अपना टेबल क्रिएट हो गया, जिसमें पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब चीजें ऐसी है। अभी ये टेबल से मेरे को डेटा लेना है, तो उसके लिए जो क्वेरी, उसके लिए अपन अलग टाइप की क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है,
उसके लिए जो अपन क्वेरी लिखते हैं उसमें ऐसे क्लॉजेस होते हैं, अलग अलग क्लॉजेस। ये क्लॉजेस में जैसे अपन ने ये देखे ना, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू और वैल्यूज, ये इंसर्ट इनटू और वैल्यूज जैसे ये क्लॉजेस है ना, वैसे ये इतने जो 1 2 3 4 5 6 जो 6 7 जो है वो क्लॉजेस रहते हैं। अभी ये 6 7 क्लॉजेस में से पहले 2 क्लॉजेस जो है ये कंपलसरी रहते हैं। कोई भी क्वेरी तुम लिख रहे हो तो दो सिलेक्ट और फ्रॉम, ये 2 चीजें उसमें रहना ही रहना है, ठीक है। और बाकी के जो 4 क्लॉजेस है वो ऑप्शनल है। अभी अपन क्या करते हैं, ये सब क्लॉजेस यूज करके अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, अपन डेटाबेस को बताते हैं कि अब मेरे को कैसे टाइप का डेटा होना है, ठीक है। तो इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल, ठीक है, फ्रॉम में जैसे इसमें मैं एक बार बता देता कि सिलेक्ट में क्या आता है, सिलेक्ट में आते हैं कॉलम के नाम आते हैं कि अपन को हमारे टेबल में से कौन से कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट स्टार बोल रहा हूँ यानी मेरे को सारे कॉलम्स होना है, ठीक है। तो सिलेक्ट में आता है कॉलम नेम, फ्रॉम में आता है कहाँ से लाना है, कौन से टेबल से लाना है, एक टेबल से लाना है कि 2 टेबल से लाना है, वो चीजें आती है फ्रॉम में। वेयर में आता है कि उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाना है क्या, जैसे मेरे को चाहिए है कि मेरे को सारे प्रोडक्ट्स का लिस्ट चाहिए जिसका प्राइस 20 रुपीज से ज्यादा है। तो मेरे को वो कंडीशनल क्लॉज हो गया ना एक, कि मेरे को बताना है कि उसको कंडीशन लगानी है कि मेरे को 20 रुपीज से ज्यादा ही प्राइस चाहिए। तो वो चीज मैं कहाँ मेंशन करूंगा, वेयर क्लॉज में मेंशन करूंगा। फिर आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय यानी अपना डेटा में हो सकता है मल्टीपल एंट्रीज होंगी। जैसे अभी मैं अटेंडेंस तुम लोगों की कलेक्ट करूंगा, तो हो सकता है बहुत सारे लोग बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा, कुछ हो रहा, तो उसके वजह से लेफ्ट कर रहे ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब मैं अटेंडेंस कलेक्ट करूंगा तो अटेंडेंस में कैसे आता वो कि इसका नाम ये इतने इतने बजे ज्वाइन हुआ, इतने इतने बजे लेफ्ट हुआ, फिर उसने वापस से ज्वाइन किया तो उसका वापस से नया ज्वाइनिंग टाइम आता और नया लिविंग टाइम आता। पर मेरे को अटेंडेंस तो फिर मल्टीपल यानी मल्टीपल एंट्रीज हो गई ना एक ही नाम पे, तो मैं क्या करूंगा उसको ग्रुप बाय नेम करूंगा कि जिससे जितने भी मल्टीपल एंट्रीज होंगी उसकी वो सब एक ही कॉलम में आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन ग्रुप बाय करते हैं। और वो ग्रुप बाय के ऊपर अगर कोई कंडीशन, जैसे अपन ने सिलेक्ट के ऊपर कंडीशन लगाया वेयर में, वैसे ग्रुप बाय के ऊपर कोई ये लगाना होगा यानी कंडीशंस लगाने होंगे तो वो हैविंग में डालते हैं। और ऑर्डर में अपन बेसिक अपना ऑर्डर सिर्फ ये करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिखना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो सब अपन ऑर्डर बाय में डालते हैं। माइक किसका शुरू है, माइक बंद कर दो। हाँ ठीक है, तो ये अभी अपन देखेंगे कि ये क्वेरीज कैसे यूज होते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, सिलेक्ट में अपन देते हैं कि क्या क्या सिलेक्ट करना है, और स्टार का मतलब है सारे कॉलम, ठीक है। जैसे अभी ये अपना टेबल है, यही टेबल के लिए अपन ने अगर लिखे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल, यानी क्या, सिलेक्ट सारे कॉलम फ्रॉम माय टेबल। अभी अपन ने यहाँ पे वेयर क्लॉज लिखे ही नहीं क्योंकि वो कंडीशन ऑप्शनल है, ठीक है। वेयर क्लॉज लिखे ही नहीं यानी क्या, वो अपन ने उसको कोई कंडीशन ही नहीं दी है। तो कोई कंडीशन ही नहीं दिए तो वो क्या बोल रहा है कि ठीक है, तुमने कोई कंडीशन ही नहीं दिए तो तुमको सारे रिकॉर्ड्स होना। तो वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट स्टार यानी सिलेक्ट स्टार में सारे के सारे कॉलम्स आ गए, और फ्रॉम माय टेबल यानी माय टेबल में जितने भी एंट्रीज थे उतने सब के सब एंट्रीज उसने दिखा दी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल से पूरा का पूरा टेबल आ गया, ठीक है। वही अगर मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल वेयर प्राइस इज इक्वल टू 6, अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, ठीक है, वेयर प्राइस इज इक्वल टू 6। तो अपने ये टेबल में देखो प्राइस इज इक्वल टू 6 वाला एक ही आइटम था, आई ग्लासेस इट विल मेक यू रीड बेटर वाला, ठीक है। तो जब मैं ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ तब मेरा एक ही आया, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया, ठीक है। अभी मैं जैसे अभी यहाँ पे स्टार ही यूज किया ना, उसके जगह मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक ही नाम ले रहा हूँ, सिलेक्ट नेम, मेरे को सिर्फ नेम वाला कॉलम चाहिए, मेरे को बाकी इससे कोई लेना देना ही नहीं है। कि जैसे अभी मैं अटेंडेंस का एग्जांपल अगर वापस देखेंगे अपन, तो मैंने कितने कितने बजे तुम आए, कितने बजे गए, मेरे को वो कुछ लेना देना ही नहीं है, मेरे को तुम लोगों को सब लोगों को वैसे ही सर्टिफिकेट दे देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को सिर्फ नेम चाहिए, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम माय टेबल। तो उसने क्या किया, बाकी सब चीजें छोड़ दिया, जितने भी नाम थे उतने सब नाम सिर्फ मेरे को लाके दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये एसक्यूएल का हो गया। अभी जैसे ये 2 चीजें हो गई अपनी, ये सब चीजें हो गया अपना डेटा डालना और डेटा को वापस लेने का, ठीक है। अभी इसमें अभी जो ऑलरेडी डाला हुआ डेटा है उसको मेरे को एक तो डिलीट करना है, नहीं तो अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट और डिलीट के लिए अलग टाइप के क्वेरीज रहते हैं। जैसे अभी ये अपडेट क्वेरी है, ठीक है।
तो अपडेट में मैं कैसे क्वेरी लिखूंगा कि जैसे अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, वेयर कंडीशन। यानी एग्जांपल से ही समझते हैं अपन डायरेक्ट कि जैसे अभी कस्टमर्स नाम का एक टेबल है, उसमें कॉन्टेक्ट नेम और कॉन्टेक्ट नेम और सिटी मेरे को जो है वो चेंज करना है मेरे को, ठीक है। एक बंदा है, उसका नाम सपोज कर लो अल्फ्रेड श्मिट्स के जगह सिर्फ अल्फ्रेड ही मैंने डाला था, और सिटी मैंने उसकी गलती से लॉस एंजलिस डाला था, ठीक है। अभी मेरे को ये मालूम है कि उसका आईडी 1 है, ठीक है। जो रिकॉर्ड मेरे को जो अपडेट करना है, मेरे को मालूम है कि उसका आईडी 1 है, तो मैं उसको अपडेट कैसे करूंगा? अपडेट कस्टमर्स सेट कस्टमर नेम इज इक्वल टू अल्फ्रेड श्मिट, सिटी इज इक्वल टू फ्रैंकफर्ट। यानी ओरिजिनल ये दो कॉलम्स में जो भी वैल्यू होंगी वो ओवरराइट हो जाएंगी अल्फ्रेड श्मिट्स और फ्रैंकफर्ट से। कौन से वाले रिकॉर्ड की? वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। तो वो 1 आईडी वाला जो भी कस्टमर होगा, उसका वो कॉन्टेक्ट नेम में जो भी होगा पहले उसको डिलीट करके वहां पे अल्फ्रेड स्मिथ कर देगा और सिटी चेंज करके फ्रैंकफर्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे अपडेट है वैसे ही डिलीट है। डिलीट में अपन ये बताते हैं कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ये, यानी तुमको क्या 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 डिलीट करना है कोई टेबल से, तो उसके अपन कंडीशंस में देते हैं। जैसे अभी मेरे को वो अल्फ्रेड जो पहले वाला जो रिकॉर्ड था वो डिलीट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू अल्फ्रेड फुटरकिस्ट। तो जितने भी उसके अल्फ्रेड ये जो नाम है, ये नाम की जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सबके सब डिलीट हो जाएंगे टेबल से, ठीक है। तो ये एकदम बहुत बेसिक हो गया अपना एसक्यूएल। एसक्यूएल में तुमको सब्जेक्ट भी है, तुम देखोगे भी एसक्यूएल बहुत वास्ट है। एसक्यूएल में और बहुत सारी चीजें आती है, मैंने सिर्फ तुमको बेसिक बेसिक बताया जो अपन को एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ेंगी अभी, ठीक है। इसमें फिर जॉइंस आते हैं, जैसे मल्टीपल टेबल्स से डेटा लाना है तो उसका क्या कैसे उसके जॉइंट्स लिखना पड़ता है वो आता है। प्राइवेट की फॉरेन की का कंसेप्ट है एक, कि यानी बहुत बहुत सारी चीजें जो तुमको एक्सप्लोर करना है एसक्यूएल में आगे। तो मैं वो सब का भी एक नोट बना दूंगा नोट्स में कि तुमको क्या क्या और एक्स्ट्रा देखना है। फिलहाल के लिए अगर तुमको जो मैंने इतना बताया वो भी अगर समझ गया अच्छे से पूरा, तो अपन एप्लीकेशन जो अपन डेवलप करने वाले हैं उसमें जो भी एसक्यूएल लगने वाला है वो तुमको आराम से लिखते आएगा, ठीक है। तो एसक्यूएल में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा तो नो नो डाल दो चैट बॉक्स में। किसी को कोई क्वेश्चन होगा, अभी भी समझा नहीं होगा कि एसक्यूएल क्यों एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं वगैरह, कहाँ पे यूज करना है वो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ अभी, ठीक है। सबको समझ रहा है? ओके। और फिर और मैं बार बार तुमको ये बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई क्लास नहीं ले रहा तुम्हारी और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तुमको सिर्फ एज अ सीनियर मैं तुमको कैसे पूरा वेब डेवलपमेंट होता है, कैसे एक प्रैक्टिकली कैसे एक वेबसाइट बनाते आनी चाहिए, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको कुछ भी डाउट लगता हो, तुमको कुछ भी डाउट आ रहा है कि ये कैसे करना है या फिर ये समझ नहीं रहा ये क्या है, तो उसको एज अ क्लास सामान मत ट्रीट करो। जो भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में वो डाल दो सीधे सीधे। जैसे एमबीसी एमबीटी का उसने डाला, तो मैं वो एक्चुअली बहुत अच्छा कंसेप्ट है और जो आगे जाके बहुत काम में आता है, तो मैं वो टाइम मिला तो मैं वो जरूर बताऊंगा तुमको कल परसों के सेशन में। तो ऐसे टाइप के कोई क्वेश्चन होंगे कि जो तुमको लग रहा है कि ये भी एक्सप्लोर होना चाहिए या फिर इसके बारे में बताओ, तो वो भी चैट बॉक्स में डाल के रख दो, ठीक है। तो हाँ, अभी नेक्स्ट अपन ने फ्रंट एंड देख लिए, अपन ने देख लिए बैक एंड देख लिया पीएचपी में, पीएचपी का कैसे पीएचपी रहती है, क्या यूज रहता है। अपन ने डेटाबेस देख लिया, यानी अपन ने तीनों कंपोनेंट देख लिए, ठीक है। अभी तीनों कंपोनेंट जब अपन ने देख लिए वेबसाइट के कि कैसे कैसे रहते, तो वो अपन को तीनों कंपोनेंट कहीं पे तो भी डालने पड़ेंगे। तो वो जहाँ पे डालते हैं वो रहता है अपना सर्वर। तो नेक्स्ट आता है अपना जैम्प, ठीक है। जैम्प यानी क्या है? जैम्प अपना एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसका जो भी इंस्टॉलेशन का वगैरह लिंक है वो भी मैं नोट्स में दे दूंगा तुमको। तो जैम्प से बेसिकली अपन अपने खुद के कंप्यूटर पे लोकल सर्वर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लोग अपन अपने कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को वो एज अ सर्वर ट्रीट करता है। तो जब अपन जैम्प इंस्टॉल करते हैं तब ये ऐसा कंट्रोल पैनल एक मिलता है अपन को, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल दिख रहा है सबको? ये से डाल दो फट से। हाँ ठीक है। तो
ये कंट्रोल पैनल में अभी जैसे ये बॉटम 3 की तो अपन को जरूरत नहीं है। जैसे मैंने तुमको एसक्यूएल का एक्सप्लेन किया था कि एसक्यूएल भी सर्वर पे रहता है और अपना बैकएंड भी सर्वर पे रहता है। तो दो सर्वर्स अपने इधर में काम के हैं, अपाचे और माई एसक्यूएल, ठीक है। अपाचे जो है वो लोकल सर्वर बनाता है अपने इस पे, और उस पे पीएचपी वगैरह सब रन होता है। और माई एसक्यूएल में जैसे जो मैं तुम लोग जो मैंने बोला था कि एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए कैसे करना वगैरह, वो सब ये XAMPP के थ्रू होता है। सिर्फ XAMPP का एक पैकेज अगर तुम लोग इंस्टॉल कर लोगे तो MySQL वगैरह अपने आप तुम्हारे इसमें सब आ जाता है, ठीक है। MySQL तुमको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अपनी जो भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है सिवाय XAMPP के। सिर्फ XAMPP अगर एक बार तुमने इंस्टॉल कर लिया तो तुमको जो भी फाइल्स है वो भी सिर्फ कोड करके लिखना ही है। बूटस्ट्रैप का भी सिर्फ तुमको लिंक डालना है, और MySQL तो XAMPP के साथ ही अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी एडिशनल फैंसी सॉफ्टवेयर तुमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अभी जब अभी ये जैसे मेरे दोनों सर्वर्स ऑलरेडी शुरू है, जब तुम लोग ओरिजिनल ओपन करोगे तब ऐसे रहेंगे तुम्हारे। तो क्या करना है तुमको, अपाचे सर्वर स्टार्ट करना है और MySQL सर्वर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये दोनों जब स्टार्ट होंगे तब दोनों अभी लोकल सर्वर्स तुम्हारे इस पे शुरू हो गए दोनों, ठीक है। अभी ये शुरू हुए कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे, अपन वेब ब्राउजर में जाएंगे, ठीक है। वेब ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे लोकल होस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो देखो लोकल होस्ट में अगर ये इंडेक्स ऑफ लिख के आया तो समझ लो तुम्हारा जो सर्वर है वो शुरू हो गया, ठीक है। अभी ये सर्वर, ये जो फाइल्स है ये सब कौन से फाइल्स दिखा रहा है, वो कहाँ से आ रहे हैं ये सब फाइल्स, वो आ रहे XAMPP का एक htdocs करके एक ये रहता है। तुम अगर सर्च में जाओगे, एक मिनट, ये देखो तुम अगर XAMPP HTTP डालोगे तो ये htdocs का फोल्डर एक आ जाएगा तुम्हारा। ये XAMPP जहाँ पे भी तुम इंस्टॉल करोगे उसी के अंदर में रहेगा ये फोल्डर भी तुम्हारा। तो XAMPP htdocs देखो, ये फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है ये फाइल्स सब तुम्हारे इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो भी प्रोजेक्ट तुम लोग बनाओगे, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग अभी भी जो अपन वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये PHP CRUD का एक डेमो वाला तुम्हारे लिए बना के जो रखा है, तो अपने जितने भी PHP के फाइल्स रहेंगे वो सब इस फोल्डर के अंदर रहेंगे। और वो फोल्डर फिर जब अपन लोकल सर्वर शुरू करेंगे तब यहाँ से दिखेगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे मैं जाता हूँ, वो PHP CRUD करके फोल्डर मेरा यहाँ पे। तो देखो ये जो मेरा इंडेक्स पेज था वो इसका एप्लीकेशन का वो दिख रहा है। तो ये एग्जैक्ट एप्लीकेशन कैसे बनाना है ये अपन कल देखेंगे। फिलहाल इतना समझ यानी ये जो पूरी PHP फाइल देखो यहाँ पे लिख के आ रहा, लोकल होस्ट PHP CRUD, सिर्फ स्लैश है यानी इंडेक्स वाली फाइल ओपन हो रही, ठीक है। ये देखो PHP CRUD के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो है index.php स्लैश पे रहता है, ठीक है। तो जब अपन कोई मेंशन नहीं करते कि शुरू होने के बाद कौन सा फाइल ओपन होना चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नाम की जो भी फाइल रहती उसको वो जो यूआरएल में स्लैश कंसिडर करते सिर्फ, ठीक है। तो मैं लोकल होस्ट PHP स्लैश कुछ भी नहीं डाला यानी वो index.php खोलेगा। वही अगर मैंने यहाँ पे अपडेट डाल दिया, तो जैसे मैंने अपडेट डॉट पीएचपी एक फाइल बनाया हो, तो अपडेट डॉट पीएचपी में वो अपडेट वाली फाइल खोलेगा। जैसे अभी तो मैं वो पूरा रेडी करके नहीं रखा है, तो ये यहाँ से तुमको पूरा अपना पीएचपी के जो भी फाइल्स है वो रन करते आएंगे लोकल सर्वर पे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जैसे ये लोकल सर्वर हो गया, नेक्स्ट अपन को देखना है एसक्यूएल का, कि एसक्यूएल की सब चीजें कहाँ से होती है। तो उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, माई एसक्यूएल में एडमिन में जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही एडमिन पे अपन क्लिक करते हैं, उसको अभी ओपन होने में टाइम लगेगा। मेरे लैपटॉप पे बहुत सारी चीजें शुरू है अभी। हाँ, तो देखो जैसे जैसे अपन वो उसको PHP माई एडमिन पे अपन क्लिक करते हैं, तो ये PHP माई एडमिन करके एक ऐसा विंडो खुलता है। ये विंडो दिख रहा सबको,
ये बेसिकली अपन को एसक्यूएल के साथ जो भी काम करना है वो अपन इस विंडो में करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे सबसे पहला क्या है, अपन को डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी काम करना है उसके लिए। तो वैसे अपन यहाँ पे न्यू में जाएंगे, न्यू में, और इसका सब PHP माई एडमिन का सबसे बेस्ट पार्ट है कि तुम लोग को अगर होना तो तुम सब चीजें ये यूजर इंटरफेस की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एसक्यूएल का भी ऑप्शन है, तो तुम लोग एसक्यूएल यानी जो मैंने क्वेरी लैंग्वेज समझाया वो डाल के भी इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो तुम लोग डायरेक्ट इसका जो, जैसे अभी यहाँ पे मैंने न्यू किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस में बना देता डेमो 123 और क्रिएट, ठीक है, मैं डेमो बना के क्रिएट किया, तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट डेमो नाम का एक डेटाबेस बन गया, ठीक है। अभी जैसे मेरे को टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने तुमको क्वेरी बताया था क्रिएट टेबल नेम और वो सब, तो उसके जगह पे यहाँ पे क्रिएट टेबल का सीधे सीधे इन लोगों ने यूजर इंटरफेस ही दिया है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्कशॉप नाम का टेबल बनाऊंगा और उसको बताऊंगा कि इसमें कॉलम कितने होना है। तो ठीक है, मेरे को 4 कॉलम होना है, फिर मैं गो करूंगा। अभी वो चारों कॉलम के लिए वो ये पूछेगा पूरा कि वो कॉलम्स को डिस्क्राइब करने बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं चारों कॉलम्स को डिस्क्राइब करूंगा कि मेरे को उसमें क्या चाहिए। तो एक इसमें एसएन नंबर चाहिए, ठीक है, दूसरे इसमें नेम चाहिए, तीसरे इसमें मेरे को चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, फिर चौथे इसमें मेरे को चाहिए सपोज कर लो मोबाइल नंबर। ऐसे में फिर उसके बाद उसकी डेटा टाइप्स जो अपन ने ब्रैकेट में लिखे थे उसके जगह यहाँ पे अपन डेटा टाइप्स डायरेक्ट लिखते थे। देखो इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स रहते हैं अलग अलग तुमको एक्सप्लोर करने के लिए, पर अपन मेन मेन वाले यूज करेंगे। जैसे अभी अपना एसएन नंबर है तो वो इन टाइप का रहेगा, नेम रहेगा वैरकेयर टाइप का, रजिस्ट्रेशन नंबर वापस से इन टाइप का रहेगा, मोबाइल नंबर भी इन टाइप का रहेगा। लेंथ वैल्यू जैसे मैंने तुमको डिस्क्राइब किया था वैसे ही इसमें डालना है। ऐसे नंबर 10 की जरूरत नहीं है, 5। अभी जैसे तुम बोलोगे कि इसमें सीधे सीधे 10 10 50 50 डाल के क्यों खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि अपना डेटा अपन अभी एप्लीकेशन बनाएंगे तो ठीक है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता कि कितना जगह अलॉट हो रही है वगैरह, पर जब इंडस्ट्री के लिए जब अपन एप्लीकेशन बनाएंगे तब उनका करोड़ों का डेटा रहता। उसमें तो अगर तुम 5 के जगह 10 डिजिट्स की मेमोरी अलोकेट कर रहे हर एक कॉलम के लिए, तो तुम सोचो ऑन स्केल ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय करोड़, कितना ज्यादा मेमोरी वेस्ट हो रहा। तो वो अवॉइड करने के लिए एग्जैक्ट फिगर आउट करना कि कितना लगता है। जैसे अभी मेरे को मालूम है ऐसे नंबर मेरा 999999 क्या मैं 2 डालूंगा, क्योंकि मेरा 100 के ऊपर तो जाने नहीं वाला। कितने कितने लोग मेरे वर्कशॉप अटेंड करेंगे, वो 100 के ऊपर जाएगा नहीं, तो मैं 2 करूंगा तो वो 99 तक वैल्यूज 1 to 99 वो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वैरकैर नाम किसी का 50 कैरेक्टर के ऊपर नाम नहीं रहता। रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मालूम है अपन को, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन 60 डिजिट का है तो 60 डिजिट डाल देंगे। मोबाइल नंबर अपन को मालूम है कि 10 डिजिट का रहता, तो उसका लेंथ अपन 10 मेंशन कर देंगे, ठीक है। बाकी सब कॉलम्स तुमको अभी देखने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, बाकी सबको ब्लैंक भी छोड़ा तो चलता, ठीक है। ये सब करने के बाद अपन सेव करेंगे। तो ये देखो अपना यहाँ पे देखो डेमो में वर्कशॉप नाम का टेबल बन गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एसएन नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये अपना एक टेबल बन गया, ठीक है। तो वैसे अभी जो मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा हूँ टेबल एक क्रड डेमो के लिए, उसमें अपना क्रड डेमो डेटाबेस का नाम है, उसमें टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो तुमको मैंने जो स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे वो ये टेबल के, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी अपन क्वेरीज जो है अपनी वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसक्यूएल वाले टैब में गए तो यहाँ पे क्वेरीज लिखता है, तो ये क्वेरीज वो वाले टेबल पे सब ये होंगे। अभी देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर 1, वेयर क्लॉथ हटा देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी क्या होगा, वो सीधे सीधे सारे प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो सारे प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो भी टेबल में, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे टेबल है। अभी इसमें एक आधा चूज करते हैं, 49.99 और 1.99, ठीक है। तो मैं एसक्यूएल क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू 49.99, और जो अपन और एंड रहता है वो भी अपन वेयर क्लॉज में डाल सकते हैं अगर अपन को मल्टीपल कंडीशंस देना है। वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू 49.99 और प्राइस इज इक्वल्स टू 6। इसको अभी अपन रन करेंगे तो दो रिकॉर्ड आने चाहिए। देखो बराबर 2 रिकॉर्ड आए, जो 49.99 वाला था और 6 वाला था, ठीक है। तो जैसे ये तो अभी एसक्यूएल अपन को यहाँ पे काम करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, अपन सिर्फ यहाँ पे टेबल बनाएंगे और उसमें डेटा डालेंगे। बाकी जो इसके साथ जो पूरा इंटरेक्शन है जो अपन अभी मैन्युअली कर रहे हैं यहाँ पे एक एक टाइप करके,
वो सब अपना काम PHP करेगा। जब अपन एप्लीकेशन बनाएंगे तब अब PHP का वो पूरा काम रहेगा कि कौन से जगह पे क्या क्या कैसे कैसे कमांड्स और क्वेरीज एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो वो अपन कल के इसमें देखेंगे। और नेक्स्ट अपना एक अभी जस्ट एक टॉपिक बच गया, वो है अपना क्रड, ठीक है। तो जो अपन एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं अगले 2 दिन में, उसको बोलते हैं क्रड एप्लीकेशन, ठीक है। जो एकदम बेसिक, जो जैसे तुम कोई भी कंपनी के अगर हाई लेवल के जॉब के लिए अगर तुम अप्लाई कर रहे हो, और ऑफ कोर्स अभी आजकल कोई PHP में नहीं पूछता, पर जो भी तुम बोल रहे हो कि अगर मेरे को जावा में वेब डेवलपमेंट आता है, या फिर तुम बोल रहे हो मेरे को एंगुलर में वेब डेवलपमेंट आता है, तो तुमको एक असाइनमेंट देते ही देते हैं। वो असाइनमेंट क्या रहता है कि क्रड असाइनमेंट रहता है। वो क्या बोलते हैं कि तुम लोग अभी ऑन द स्पॉट ऐसा एप्लीकेशन बना के दिखाओ जिसमें क्रिएट, रिपोर्ट, अपडेट और डिलीट हो सकता है। क्रिएट यानी क्या कि अपने एप्लीकेशन के थ्रू, अपने UI के थ्रू डेटाबेस में कोई तो भी एक एंट्री क्रिएट करना। रिपोर्ट यानी क्या, जो डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा है वो वहां से लाके अपने UI में दिखाना। अपडेट यानी क्या, जो अपना जो भी ये है क्या बोलते तो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इसके अंदर डेटाबेस में, उसको अपडेट करना। और डिलीट यानी उसको डिलीट करना, ठीक है। तो ये क्रड एप्लीकेशन अपन बनाने वाले हैं। तो इसका भी मैं एक डेमो दे देता कि जो अपन एग्जैक्टली डेमो यानी में अपन एग्जैक्टली यही वाली बनाने वाले वेबसाइट मैं दिखाता हूँ उनको। ये लोकल होस्ट पे गए अपन, PHP क्रड, और देखो ये एग्जैक्ट ये वाला अपन बनाने वाले। तो तुम अगर वैल्यूज अगर देखोगे तो देखो 49.99, 1.99, जो सब वैल्यूज है वो सब अपन ने जो SQL में डेटाबेस बनाए थे उसके वहां से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्रिएट, मैंने क्या बोला था, एप्लीकेशन में रहना चाहिए क्रिएट, रिपोर्ट, अपडेट, डिलीट। ये जो इंडेक्स पेज दिख रहा है ये अपना रिपोर्ट हो गया, क्योंकि यार डेटाबेस से जितने भी डेटा है वो अपन को लाके यहाँ पे दिखा रहा। दूसरा हो गया क्रिएट, मैं क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, यहाँ पे नेम में डालूंगा सुधनवा, नहीं प्रोडक्ट नेम डालना है, ठीक है। तो मैगी, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा 2 मिनट नूडल्स, प्राइस डाल दूंगा 12, ठीक है। सेव, तो ये रिकॉर्ड वॉज सेव, ठीक है। ये ऐसा ये अपन बनाने वाले कल, ठीक है। अभी बैक टू रीड प्रोडक्ट, तो देखो अपना डेटाबेस में भी मैगी ऐड हो गया, और यहाँ पे अपन को रिपोर्ट में भी अभी मैगी ये नया एंट्री दिख रहा है। अगर अभी अपन वो PHP MySQL वाले इसमें जाएंगे एडमिन में, तो वो वाले टेबल में भी अपन को मैगी ऐड किया हुआ दिखेगा। ये देखो क्रड डेमो वाले टेबल में गए, अपने प्रोडक्ट्स वाले टेबल में गए, तो देखो यहाँ पे ये मैगी नाम की एंट्री है, दिखा। तो वैसे ही अभी अपन को जैसे अपडेट करना है, मेरे को एडिट करना है इसको कि मेरे को प्राइस 12 नहीं, अपडेट हो गई प्राइस 15 हो गई। तो मैंने अपडेट करके सेव चेंजेस किया, बैक टू प्रोडक्ट्स, तो मेरा प्राइस अपडेट हो गया। या फिर मेरे को मैगी नाम का मेरा प्रोडक्ट ही मेरा स्टॉक से खत्म हो गया, तो मेरे को डिलीट करना है। तो मैं डिलीट करूंगा, उसके लिए प्रॉम्प्ट आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके, तो डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये क्रिएट, रिपोर्ट, अपडेट, डिलीट, ये अपन पूरी एप्लीकेशन ऐसा अभी अगले 2 सेशंस में करेंगे। तो अभी मैं जितना बताया उसमें कोई डाउट होगा तो बताओ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस, कुछ भी होगा तो। चैट बॉक्स में डाल दो। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी जो भी बता रहा हूँ वो तुमको यूजफुल लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका यूज होगा वगैरह? क्योंकि जो ये जो वर्कशॉप है ये अपना क्या बोलते हैं कॉलेज का वर्कशॉप है, पर मैं एज अ सीनियर ले रहा हूँ, तो मेरे को कंटेंट चेंज करने का पूरा ये है। तो तुमको इनकेस अगर लग रहा होगा कि ये उतना यूजफुल नहीं लग रहा, या फिर कुछ इसके जगह ये भी बताओ, ये भी बताओ, तो ऐसा कुछ होगा तो बता दो अभी। यूजफुल लग रहा है चैट पे यस डाल लो। कुछ ऐसा बहुत फास्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है, वैसे कल अपन एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो अपन कल स्लो लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो मैं ये तीन तीन इसमें डिवाइड किया मैंने। आज अपन ने पूरा बेसिक सब डिस्कस किए, सारे टेक्नोलॉजीज और उसका
अच्छा, वो फन प्रोजेक्ट्स वाला, एक मिनट, मेरे को देखना पड़ेगा पहले वो प्रोजेक्ट में क्या है। अच्छा, एक मिनट मैं करता हूँ शेयर। हाँ, अच्छा दिख रहा सबको? स्क्रीन प्रेजेंट हो रही? हाँ, तो फन प्रोजेक्ट वाले इसमें कुछ भी नहीं, ये पूरा पीएचपी में ही बना हुआ है मेरा। तो जब मैं सीख रहा था तब मैंने ऐसे ही टाइम पास करके बना के देखा था। तो मेरा ये जस्ट ऐसे सूर्य नमस्कार करके वो योगासन करता है मैं बीच बीच में, तो उसके लिए जस्ट मैंने बनाया था। तो उसमें सिर्फ कुछ नहीं, ऐसा एक काउंटर बनाया हुआ है, और फिर जितने भी उस दिन किया उसका डेटा सेव करना होगा, तो सेव टू डेज डेटा किया तो वो डेटा डेटाबेस में आ जाता, और कितना अब तक के टोटल टिल डेट वो कैलकुलेट होके आता है डेटाबेस से, और पास लॉग दिखता कि कौन से दिन कितने कितने किए थे वगैरह। तो जैसे ये जो पूरा ये जो फ्रंट एंड वगैरह जो है ये पूरा बूटस्ट्रैप से ही किया है मैंने। तो वही, यानी जब अभी मैं तुमको कल भी जब मैं पूरा बता दूंगा कि ये सब कैसे करना है और एप्लीकेशन कैसे बनाना है, तो ऐसे टाइप के कुछ छोटे छोटे अपने मन से बना के देखना। तो तुम लोग जितना खुद से बनाओगे, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, तुमको उतना अलग अलग बारीक बारीक चीजें उसमें की दिखेंगी और समझ में आएंगी। और सबसे बेस्ट तो है गूगल है, गूगल करते जाओ। जो भी अड़क रहा है, जो भी चीज नहीं समझ रही है, गूगल पे, स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत सारी जगह पे सॉल्यूशंस अवेलेबल रहते हैं तुम्हारे पास। हाँ, हम सब लोगों के नंबर भी है, सीनियर्स लोगों के। तुमको कोई डाउट आता है तो तुम हम लोगों को भी पूछ सकते, ठीक है? तो अभी एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता। बाकी फिर ठीक है। क्या क्वेश्चन है? विच लैंग्वेज इन एप्स और वेबसाइट इन कंपनीज? ठीक है, देखो, कंपनीज जैसे अभी अपन पीएचपी में वगैरह सब सीख रहे हैं ना, तो वो क्यों सीख रहे हैं? जैसे अपन सी सी प्लस प्लस सीखते हैं, तो कोई इंडस्ट्री में सी सी प्लस प्लस में होते हैं आजकल भी काम, पर जो सर्विस इंडस्ट्री में जहाँ पे अपन लोग मोस्टली लगेंगे, वहाँ पे सी सी प्लस प्लस में कोई काम नहीं करता। तो अपन सी सी प्लस प्लस क्यों सीखते हैं? कि जिससे कि अपन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये अपन को समझना चाहिए, उसके लिए अपन सी सी प्लस प्लस सीखते हैं। वैसे ही ये पीएचपी का हो गया, जो वेब डेवलपमेंट वो पूरा बेसिक लेवल पे कैसे काम करता है, ये अपन को पीएचपी में जब अपन वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तब समझ में आता है, ठीक है? उसके जगह आजकल कंपनीज में जो वेब एप्लीकेशंस रहते हैं वो बनते हैं रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ऐसे टाइप के जो फ्रेमवर्क रहते हैं, जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स रहते हैं मोस्टली उसके ऊपर बनते हैं। या फिर पाइथन में अगर तुम लोग गए तो डिजेंगो और क्या बोलते हैं, तो फ्लास्क, ये सब जो फ्रेमवर्क्स है उसमें सब बनते हैं। तो लैंग्वेजेस ऐसी नहीं रहती जो यूज होती है एप्स बनाने के लिए, फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं इंडस्ट्री में। तो फ्रेमवर्क्स यानी क्या रहता है? जैसे अपन जावास्क्रिप्ट का वगैरह फ्रेमवर्क अगर बोले, तो अपन जो बहुत सारी चीजें जो लिखते हैं तो वो अपन को स्टार्टिंग से पूरा कोड लिखना पड़ता है, उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता। अपन कोई भी फाइल कहाँ पे भी डाल देते हैं। अभी जैसे मैंने तुमको जो प्रोजेक्ट दिखाया उसमें फन प्रोजेक्ट, उसमें मेरा वो प्रोजेक्ट को कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें मेरे सारे के सारे फाइल्स एक ही फोल्डर में डाले हुए हैं। इंडस्ट्री में वैसा नहीं चलता, और वो क्यों नहीं चलता ये भी मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा। जो इसने क्वेश्चन पूछा था बीच में, एमवीसी एमवीटी वगैरह बताओ, ये उसी से रिलेटेड है कि प्रोजेक्ट कैसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है वगैरह, और वो सब स्ट्रक्चरिंग बराबर करने के लिए अपन एंगुलर जेएस और नोड जेएस अपन ये सब चीजें यूज करते हैं अपन इंडस्ट्री में। तो लैंग्वेजेस पर से फ्रंट एंड में लैंग्वेजेस वही रहती है, जो है अपना HTML CSS बूटस्ट्रैप ही यूज करते हैं अपन। बैकएंड में यूजुअली जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूज होती है, जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का जो पेरेंट है वो बोल सकते हैं, या फिर पाइथन, आजकल पाइथन बहुत यूज होती है। और बैकएंड में मोस्टली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन रहते हैं वो यूजुअली ओरेकल यूज करते हैं। ओरेकल का लाइसेंस बहुत महंगा आता है। जैसे अभी अपन पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो अपन को कोई भी चीज का कभी लाइसेंस नहीं लगता, पर जब कंपनीज वगैरह यूज करते हैं तब उनको लाइसेंस खरीदना पड़ता है, तो ओरेकल के वगैरह लाइसेंस बहुत महंगा आता है। तो जो बहुत बड़े कॉर्पोरेशन रहते हैं वो ओरेकल वगैरह यूज करते हैं। और नहीं तो मोस्टली आजकल के जो वेब एप्लीकेशंस रहते हैं वो डायनेमिक रहते हैं बहुत नेचर में। तो अपन जो एसक्यूएल यूज कर रहे हैं वो नहीं बोले तभी भी बहुत रिजिड है कि इसमें एक ही टाइप का डेटा जा सकता है, उसमें अपन इमेजेस नहीं डाल सकते, ऑडियो फाइल्स नहीं डाल सकते। पर तुम आजकल के वेबसाइट देखोगे, फेसबुक है, ये है, बाकी बहुत सारी चीजें, तो उसमें
जो नॉर्मल अपना डेटा है टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा छोड़ के बहुत सारा टाइप का डेटा रहता है, तो वो सब अकोमोडेट करने के लिए उसको यूज करने के लिए MongoDB करके अपन एक डेटाबेस आता है, वो बहुत सारे कंपनीज यूज करते हैं। तो यानी हाँ, तो वो सब बाद में एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं। पहले अपन बेसिक देख लेते हैं कैसे काम करता है और बेसिक एप्लीकेशन कैसे बनती है, वो अपन ये आगे वाले 2 दिन में अपन देख लेते हैं। एक बार वो अगर तुमको समझ गया अच्छे से कि क्या कैसे कंपोनेंट सब कैसे फिक्स हो रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं सब लोग, तो फिर अपन उसमें टेक्नोलॉजी एक एक चेंज करके तुमको सिंटैक्स देख के आराम से कर पाएंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो ठीक है, और कोई डाउट नहीं होगा तो फिर आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं। फिर कल अपन मेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। उसमें अभी जैसे अपने पास टाइम कम है, इसलिए अपन कोड अलोंग नहीं ले सकते, यानी तुम लोग भी करो और फिर मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं कर पाएंगे अपन। तो बेसिकली सिर्फ मैं ही दिखाऊंगा तुमको कोड, वो कोड में तुमको अगर कोई कहीं प्रॉब्लम लगा, कुछ समझ नहीं रहा है, तो लगे चैट बॉक्स पे डाल के पूछ लेना, और ऐसा अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपना जो 3 दिन का जो ये है सेशन है, वो खत्म होने के बाद अ, तुमको सर्टिफिकेशन तो मैं मोस्टली सब लोगों को दूंगा ही, पर उसके पहले अगर हो सके तो सब लोगों को एक एक फाइल, एक ये बनाना है, एक एक वेब एप्लीकेशन बना के वो मेरे को मेल करना है। मैं मेल दूंगा मेरा, उसमें जिप बना के सब लोग जो बेसिक एकदम जो मैंने बनाया वैसे टाइप की बनाया तभी भी चलेगा, पर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए हुए दिखने चाहिए मेरे को। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम लोग पूरा स्क्रैच से पूरा बनाओ और ये करो, रन करो और ये करो वगैरह। मैं तुमको पूरा सोर्स कोड दूंगा मेरा, जो जो भी वेब एप्लीकेशन बनेगा उसका। तो उसमें तुम लोग भले तो कुछ चेंजेस करो, कुछ HTML CSS का कुछ पेज अपने मन से कुछ अलग वाला बनाओ, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स कोई अलग डालो, कुछ बटन्स अलग टाइप के यूज करो। वैसा करके तुम मेरे को जब सेंड करोगे असाइनमेंट्स तुम्हारे, तब मैं वैसे वैसे एक एक जन को सर्टिफिकेट भेजते जाऊंगा। ठीक है, वो अपनी एक कंडीशन रहेगी सर्टिफिकेट लेने की। तो कितना भी बेसिक हो, जितना भी बेसिक बनाना हो बनाओ, भले तुम लोग 2-3 चीजें चेंज कर रहे हो सिर्फ, ठीक है, पर उसके साथ तुमने वो डाउनलोड करके खोल के कुछ किया है, वो मेरे को सिर्फ दिखना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन इधर ही करते खत्म। तो यू कैन लीव नाउ। कल जमे तो 12 बजे सब लोग ज्वाइन हो जाना बराबर। चलो बाय। अटेंडेंस अटेंडेंस ले लिया है मैंने, वो अटेंडेंस कलेक्टर से ले लिया है मैंने, ओरली लेने की जरूरत नहीं है।